हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 9 का यहाँ पर आप देख सकते हैं। फेज 9 का जो पेपर हुआ है, एक्चुअली ये जो वैकेंसी है ये तो 2021 की है, जो लेकिन जो पेपर हुआ है वो 2022 में हुआ है। आप देख सकते हैं जो पेपर का डेट है दैट इज़ 8 फरवरी 2022 और ये थर्ड शिफ्ट है, यानी कि 8 फरवरी को जो थर्ड शिफ्ट में ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था। वैसे आप देखें कि लगभग 4 या 5 पेपर हुए हैं ग्रेजुएट लेवल के और वो सारे ही थर्ड शिफ्ट में लिए गए हैं। ठीक है, तो जितने भी ग्रेजुएट लेवल के पेपर हुए हैं वो सब मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। अगर एसएससी में सबसे लेटेस्ट पेपर की बात करें तो एसएससी के लिए जो सबसे लेटेस्ट पेपर है अभी वो यही है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का पेपर। ठीक है, तो ग्रेजुएट लेवल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जो एग्जाम 8 फरवरी 2022 को थर्ड शिफ्ट में लिया गया था ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए, उसमें मैथ के जितने भी 25 क्वेश्चन आए थे मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। और वीडियो जो है वो वीडियो पूरी तरह से बाईलिंगुअल है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिखा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी मीडियम के हैं तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाना। इसके अलावा अभी मुझे आईसीएआर का भी पेपर सॉल्व करना है। तो अगर सिलेक्शन पोस्ट का जो लेवल है वो आईसीएआर से लो हुआ तो मैं पहले आईसीएआर को ही सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ कि इसका लेवल क्या है। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आईसीएआर का लेवल काफ़ी अच्छा था। फिर भी पहले मैं एक आपको ग्रेजुएट लेवल वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसके अलावा एनवीएस का भी मैंने एक पेपर सॉल्व कर रखा है। ठीक है, आप उसे भी देख सकते हैं। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति जो जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी का, एक सेकेंड, जेएसए सॉरी जेएसए का जो पेपर था वो मैंने सॉल्व करके दिखाया है, आप उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। लाइक और कमेंट जरूर करके जाना है। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो अलजेब्रा से है। हमें गिवन है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 7/9 एंड x अपॉन वाई माइनस वाई, सॉरी 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 1/x - 1/y इक्वल टू 10:1/2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। सबसे पहली बात कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप बोलेंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज x माइनस वाई का होल क्यूब एंड प्लस 3xy अपॉन x माइनस वाई। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ से आप चाहो तो ये भी देख सकते हो कि x माइनस वाई कॉमन है, यानी कि x माइनस वाई अपने पास 7/9 है। ये कह सकते हैं कि ऑप्शन वही सही होगा जो 7 और 9 से डिवाइड हो, जिसका न्यूमरेटर 7 से डिवाइड हो और डिनोमिनेटर 9 से डिवाइड हो। अब अगर हम ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये देखो 7 से 7 5 जा 35 है एंड 15 7 जा, ओवरऑल ये 7 से कैंसिल आउट हो रहा है और ये 9 से तो होगा ही, ये भी 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, अब इन दोनों में हमें चेकआउट करना पड़ेगा बेसिकली। तो अब दो दो ऑप्शन अवेलेबल है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा डेफिनेटली। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा जरा देखना एक बार। हम फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला में हमें x माइनस वाई की जरूरत है और एक्स वाई की जरूरत है। x माइनस वाई यहाँ पर गिवन है, यहाँ से हम एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे। इसको अगर आप ब्रेक करोगे आगे तो ये बनेगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 10 to the 20 एंड 21/2। अब y माइनस एक्स की वैल्यू -7 आएगी यहाँ से, क्योंकि x माइनस वाई अगर 7 है देन y माइनस एक्स क्या होगा अपने पास -7/9। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से कि देखो ये बन गया -7/9 और इंटू का 1/xy, दिस इज इक्वल टू 21/2। अब अगर 7 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये 7 3 जा होगा, तो एक्स वाई की जो वैल्यू बचेगी वो आएगी -27/2। -27/2 दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। सॉरी ये चेंज होगा, यहाँ पर 1/xy है। देन दिस इज एक्स वाई इक्वल टू -2/27। ओके, एक्स वाई की वैल्यू हम अपने पास आ गई है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, क्यूब करना है तो आप यहाँ से x माइनस वाई का क्यूब करोगे। x माइनस वाई हमारे पास कितना था 7/9, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस का 343 एंड अपॉन 9 का क्यूब कितना होगा 729 प्लस ये हो गया 3 एंड एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास -2 एंड 27। फिर से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 7/9। ओके, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि ये माइनस तो हमने बाद में यूज किया था ना, ये माइनस नहीं आएगा। अब इसको बेसिकली सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा आप देख लो। इसको 3 से काटने का तो फायदा होगा नहीं, फिर काट ही देते हैं, लेकिन 3 से कट जाएगा, 3 निम 27। ये गया आप अपने पास 343/2
29 एंड माइनस 7 दूना 14 और बटा 9 9 81। अब देखो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, फिर यही आंसर होगा। आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि हमने पहले ही ये बताया था कि दो ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, या तो पहला हो जाए या दूसरा हो जाए। और यहाँ आप देख रहे हो कि 343 से हमें कुछ माइनस ही करना है, तो वो 455 कैसे आ सकता है? 343 से छोटा ही आएगा, तो ऑप्शन बी अपना सही है। आगे आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। पूरी वीडियो को देखना, काफी मजा आने वाला है। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, डेफिनेटली कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और सीजीएल जो प्री होने वाला है, सीजीएल प्री, इसके लिए तो ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप जरूर से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 23%, अ फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजम्पशन in such a way that expenditure on it was only 5% more। ठीक है, 23% प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एक फैमिली ने क्या किया कि अपना जो कंजम्पशन है उसको इस तरह से रिड्यूस किया कि उसका जो एक्सपेंडिचर हो वो केवल 5% बढ़े। तो ये कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज हैज द फैमिली रिड्यूसेस द कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन कितना कम किया है। तो एक बेसिक सी बात समझना कि जो एक्सपेंडिचर निकलता है, यानी कि जो खर्च होता है, वो किसके बराबर होता है? दिस इज प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, हिंदी में आप इसको बोलना चाहो तो बोलोगे खर्च बराबर होता है अपने पास कीमत, यानी कि मूल्य, और गुना का खपत। ठीक है, यानी कितना हम यूज कर रहे हैं और किस रेट से यूज कर रहे हैं, इसी पर डिपेंड करेगा कितना खर्च बनेगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो प्राइस है वो 23% इंक्रीज हो गया, यानी कि ये बन गया 123, और एक्सपेंडिचर जो है वो ओनली 5% इंक्रीज किया गया, तो ये बना 105। इनटू कंजम्पशन के लिए मैं x लिख देता हूं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 123 अपॉन 105। अगर आप 3 से कैंसिल आउट करो तो ये 4 1 आएगा, एंड ये 3 से काटोगे तो वे 35 दिया 105। अब बताओ, जो यहाँ पर कंजम्पशन है वो 41 से 35 हो गया, तो कितना कम कर लिया गया? तो आप बोलेंगे 7 यूनिट कम किया गया है 41 पे, और इंटू का 100, यही परसेंटेज वैल्यू बन रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बेसिकली यही अपने पास कैलकुलेशन है। तो ये आ गया अपने पास 700 और अपॉन का 41। देखो ये लिख रखा है यहाँ पर कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही चाहिए, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अगर पूरा ये करेक्ट आंसर होता तो डिजिटल सम यहाँ पर हम डीएस यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें लिख दिया है कि देखो एक्यूरेट आंसर नहीं लाना है, आपको दशमलव के एक स्थान तक ही लाना है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 21 से ये कितनी, सॉरी 41 से 1 टाइम्स कटेगा, 1 टाइम्स काटोगे तो कितना बच जाएगा, आप जरा बताओ। और ऑप्शन करीब करीब के हैं, इसीलिए हम अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग चाहो तो आप इसको ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही देख रहा हूँ कि ये सेकेंड डिजिट क्या बनेगा अपने पास। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 41 टाइम्स ये कटेगा, और हमारे पास बच जाएगा 39 और 0। ठीक है, अगर 39 और 0 बच गया तो हमारे पास कितनी बार ये जाएगा? 39 ही आएगा ना, 40, 29 आएगा, सॉरी 29 एंड 0। तो 29 में हम काट सकते हैं इसको 4 टाइम्स, तो ये 14.6 के आसपास बन रहा है, आप चेक कर लेना 14.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 40% मोर देन हिज मंथली सेविंग। ठीक है, सेविंग से 40% एक्स्ट्रा है एक्सपेंडिचर, तो यहाँ से भी हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बार पहले हम कंप्लीट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ हिज मंथली इनकम इंक्रीज्ड बाय 40% एंड मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 60%, देन ही से 2070 मोर रुपीज इन अ मंथ। ठीक है, व्हाट इज हिज इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर? स्टार्टिंग का मंथली एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले ये कह रहा था कि जो एक्सपेंडिचर है वो 40% ज्यादा है किससे? मंथली सेविंग से। तो यहाँ पर मैं ये मान लूँ कि देखो जो इनकम है दोस्त वो अपना 100 है। ठीक है, इनकम को मैं मान के चलता हूँ 100, या एक काम करते हैं सेविंग को ही 100 मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेविंग से 40% एक्स्ट्रा है ना। मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि देखो अगर सेविंग 100 हुआ तो जो एक्सपेंडिचर बनेगा वो कितना बनेगा? तो आप बोलोगे कि एक्सपेंडिचर 40% ज़्यादा है, तो ये 140 बनेगा। और अगर 100 रुपये ये बचा रहा है, 140 खर्च कर रहा है, तो जो इनकम होगा वो कितना रहा होगा? तो आप बोलोगे कि इनकम फिर 240 रुपये होंगे। मान लो 100 रुपये इसने बचाया और 140 खर्च कर दिया, तो कितना भाई इसकी कमाई होगी? 240 रुपये होगी। अब क्या कह रहा है कि जो इनकम है वो 40% इंक्रीज हो रहा है। इनकम ये है, इसका 40% कितना होगा बताओ? अगर इसका 40% बताना है तो इसका इनकम 40% इंक्रीज हो रहा है। एक बार और है, अगर हम 240 का 40% लें तो वो कैलकुलेशन हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो एक बार हम इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर देते हैं, इनको 2 से कट कर देते हैं, तो ये बनेगा 50
दिस इज 70 एंड दिस इज 120। 120 का 40% अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये 48 बढ़ेगा, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर है वो 60% बढ़ रहा है, इसका 60% कितना होगा 42, इसका 60% बढ़ रहा है, 60% 42 हो गया। अब देखो इनकम अगर 48 बढ़ा और एक्सपेंडिचर 42 बढ़ गया तो जो 6 रुपए इसमें से बच रहे हैं ना, यहाँ से 6 रुपए बच रहे हैं, वो 6 रुपए कहाँ बढ़ेंगे, वो सेविंग में बढ़ेंगे। तो 6 रुपए सेविंग में बढ़ रहे हैं, यानी कि सेविंग में जो गैप आएगा वो 6 रुपए का आएगा पहले से और अभी में। लेकिन ये कह रहा है कि अब वह एक महीने में कितना, देखो 2070 रुपए अधिक बचा लेता है। हम तो यहाँ से देख रहे हैं कि भाई वो 6 रुपए ही ज्यादा बचा पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा 6 है वो एक्चुअली में क्वेश्चन में 2070 रुपीज है। और हमसे कह रहा है कि स्टार्टिंग में उसका एक्सपेंडिचर क्या था, यानी कि हमें 70 की वैल्यू बतानी है। तो 6 की वैल्यू अगर इतनी है तो 70 की वैल्यू बतानी है। 6 से इसको काट लो आप, फिर यूनिट डिजिट हम चेक कर लेंगे, यूनिट डिजिट वेरीफाई कर लेंगे, और नहीं तो ओवरऑल मल्टीप्लाई ही कर लो। अगर 6 से आप काटोगे तो ये कितना बनेगा अपने पास, 6 तियां 18 और 6 चौके 24 और 6 पचे 30। एक की वैल्यू इतनी आ गई, तो 70 की वैल्यू कितनी आएगी, लास्ट में 50 आएगा, और 7 चौके 28 और 3 31, यानी कि 150 आएगा। तो ये आंसर है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी गुड। अब ये कह रहा है कि पी क्यू इक्वल टू 8 है, पी आर इक्वल टू 17 है, द एंगल बाई सेक्टर ऑफ पी मीट्स क्यू आर एट एस, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस आर। एस आर की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखो, ये एंगल बाई सेक्टर थ्योरम पे आ चुका है। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम का रेशो मैंने कई बार करा दिया है, यूट्यूब पर भी और पेड कोर्स में भी बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। चलो अभी भी मैं बताता हूँ, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, ये काफी बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। एक दो बार नहीं, बहुत बार रिपीट हो चुका है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये अपने पास क्वेश्चन था, देखो मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। पी क्यू 8 था, एंगल क्यू जो था वो 90 डिग्री था, और पी आर 17 था। तो 8 15 17 वाला 8 15 17 का आपको ट्रिपलेट अगर याद होगा तो ये कितना बनेगा अपने पास, 15 बन जाएगा, ठीक है। और ये एस है, जहां पर ये एंगल बाई सेक्टर, एंगल पी का एंगल बाई सेक्टर एस पर आकर मिलता है, तो हमें एस आर की वैल्यू बतानी है। अब अगर आपने एंगल बाई सेक्टर थ्योरम पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर ये पी एस एंगल बाई सेक्टर है तो जो क्यू एस का एस आर से रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये 8 है तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 17 है तो ये 17 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये 8 और 17 का रेशियो बनेगा, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें एस आर की वैल्यू बतानी है, यानी कि 17 की वैल्यू बतानी है। तो 17 की वैल्यू 17 से डिवाइड होगा, बस ये हो गया आंसर। 17 का वैल्यू निकालेंगे तो वो 17 से कटेगा ना, तो ऑप्शन ए हो गया, 17 6 या 102 होता है, बस ये सब तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा। बाकी अगर आपको एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगाना है तो आप लगा सकते हो कि हमें देखो 17 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और टोटल वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो आप बोलोगे टोटल वैल्यू 15 है, कितने के लिए भाई, तो आप बोलोगे कि देखो 8 और 17 25 के लिए ये वैल्यू है, और हमें 17 के लिए वैल्यू बतानी है। ये आप कैलकुलेशन कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 28 नंबर्स इज 52.5, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 48.8 and the next 13 numbers is 45.8. If the other 3 numbers are excluded, यानी कि जो 3 नंबर बच गए थे उनको अगर बाहर कर दें, then what is the average of remaining numbers। सबसे पहली बात देखो, 28 जब नंबर्स थे तो एवरेज कितना था, 52.5 था, यानी कि पूरे ग्रुप का एवरेज 52.5 था ऑलरेडी। अब इसमें से कह रहा है कि इसमें से जो पहले 12 नंबर हैं, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट के 12 नंबर हैं इनका एवरेज 48.8 ही था। देखो तो ग्रुप के एवरेज से कितना कम है, ग्रुप के साथ इनका एवरेज था 52.5, और बिना ग्रुप के ये जब अकेले हैं तो इनका एवरेज 48 हो गया है, यानी कि कम हो गया है। तो हम देख लेते हैं कि कितना कम हुआ है, तो आप बोलें कि अगर 0.2 इसमें ऐड कर दें तो ये 49 बन जाएगा, और 3.5 तो 3.7 ओवरऑल ये कम है, ठीक है। और कितने नंबर कम है भाई, 12 नंबर्स ऐसे हैं जो ग्रुप के एवरेज से 3.7 कम है। नेक्स्ट 13 नंबर की बात करें तो ये भी कम ही है, 45.8 है, तो ग्रुप के एवरेज से कितना कम हुआ, यहाँ भी 0.2 ऐड करें तो ये 6 बन जाएगा, और 6.5 है, यानी कि एक्चुअली में ये माइनस का 6.7 कम है, और कितने नंबर्स के लिए, 13 नंबर्स के लिए। ओवरऑल इतने की कमी आ रही है, ये बात आप समझिए। तो टोटल कितने का कमी हो गया, हम एक बार चेक करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आप बोलोगे 12 7 84, और 12 3 36, और 8 6 14, यानी कि ये बन गया 44, और ये कितना बनेगा, 13 7 91, और 13 6 78, और 9 8 17, यानी कि 87, तो 87.1 आ गया। अगर हम ऐड कर लें तो 4 और 1 5 7 4 11 8 4 12 और 1 13, यानी कि ओवरऑल जो कमी है वो कितने की हो रही है, -131.5 की, ठीक है। अगर इन तीन संख्याओं को हम निकालेंगे, जो तीन संख्याएं बच रही है ना जिनको हमें एक्सक्लूड करना है, देखो लास्ट की तीन संख्याएं जिसे हम निकाल रहे हैं उनको निकाल देने पर जो एवरेज होगा
उसमें टोटल इतने की कमी आएगी। देखो टोटल वैल्यू में इतने की कमी आएगी, लेकिन एवरेज में कितने की कमी आएगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जितनी संख्याएं बच गई हैं उससे इसे डिवाइड करना होगा। तो आप बोलोगे कि देखो ओवरऑल तो 131.5 की कमी आनी है, लेकिन कितनी संख्याएं रह गई हैं, 28 संख्याएं थी। देखो स्टार्टिंग में 28 नंबर्स थे, जिसमें से 3 नंबर को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो अब कितने रह गए, 25 नंबर्स रह गए। ठीक है, तो 25 से अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना बनेगा अपने पास, चेक करते हैं हम, पॉइंट के एक डिजिट तक ही निकाल लेते हैं। ये 25 बचे 125 बनेगा, और पॉइंट का कितना होगा हमारे पास, 25 दूना 50, तो लगभग ये 5.2 आएगा अपने पास। तो 5.2 की कमी हो जाएगी। पहले से एवरेज कितना था 52.5, इसमें 5.2 की कमी कर दो तो ये 3 आएगा, और ये 12 में से 5 जाएगा 7, 47.3 लगभग आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा, क्योंकि 47 से यही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम डायरेक्ट 5 ही माइनस करके चेक कर लेते ना, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो 1000 बार रिपीट हो चुका है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे हो तो सबसे बड़े मूर्ख आप ही हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ एसएससी की, खास करके क्योंकि एसएससी खुद की पैटर्न को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है। ठीक है, खुद के पैटर्न को। अब आप ये कहो कि एनवीएस को फॉलो कर ले, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एनवीएस में बैंकिंग टाइप के भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आईसीएआर का भी वही हाल है लगभग, लेकिन फिर भी आईसीएआर को ये फॉलो कर सकता है। ठीक है, आईसीएआर को फॉलो कर सकता है, लेकिन एसएससी को आप देखो मस्टली ये एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट टाइप के हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जो सीएचएसएल में आ चुके, सीपीओ में आ गए, सीजीएल में पिछले साल आए हुए थे, एमटीएस के भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इवन। ठीक है, तो ये सिलेक्शन पोस्ट का है, और आप मान के चलिए कि 80 to 90% ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है इससे क्वेश्चन रिपीट हो, मतलब क्वेश्चन की टाइप रिपीट हो बेसिकली। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास कि 9 डिजिट एक नंबर है ये वाला, और ये 33 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड हमें बताना है। बहुत बार मैंने कर दिया है। अब देखो सबसे पहले कि हमें इसमें कोई भी तिगड़मबाजी नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि हम इसमें पूरा लिख करके और सॉल्व करना शुरू करें। पहले तो हम ऑप्शन की सहायता से और क्वेश्चन दोनों को मिक्स करके और एक बार ऑप्शन की सहायता से चलते हैं। 33 से डिवाइड होने का मतलब 11 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो केवल अगर मैं 3 पे वर्क करूं तो यहाँ पे बोलूंगा कि देखो ये 3 से कब डिवाइड होगा, जब इसके सम ऑफ डिजिट्स जो हैं, यानी कि अंकों का योगफल, वो 3 से कट जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम सम ऑफ डिजिट इसका चेक करते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट आप चेक करोगे तो देखो ये क्या होगा, 9 तो कैंसिल आउट हो रहा है, 5 और 7 12, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 भी कैंसिल आउट होगा और 3 भी कैंसिल आउट होगा। तो अपने पास बेसिकली बच गया एक्स, वाई और जेड, और साथ में 5। तो आप बोलोगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस का 5 बन रहा है, और ये जो चीज है ये 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, 3 से भाग लगना चाहिए ये, क्योंकि 33 से डिवाइड होने का मतलब 11 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पर देखो हम x प्लस वाई प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए बेसिकली। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम अपने एनके मैथ्स का जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और हमसे चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू हम ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखने पर वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम 27 रखें यहाँ पर, तो ये 27 और प्लस का 5 बनेगा, यानी कि 32 बनेगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अगर 20 हम 6 रखें तो 26 प्लस 5 31 बनेगा, यानी कि ये भी डिवाइड नहीं होगा। 24 रखें तो 24 और 5 ये 29 बन जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 30 बनेगा, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इकलौता ऑप्शन अपने पास है ऑप्शन डी, दैट इज करेक्ट फॉर दिस कंडीशन। इस कंडीशन में 25 ही सही हो पाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख चेक कर सकते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर अगर हम 25 रखेंगे, तभी 5 ऐड करने पर जो नंबर मिलेगा वो 3 से डिवाइड होगा। ओके, आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको मजा आ रहा है, वीडियो समझ में आ रही है, तो जरूर से वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास 2 है, और थीटा जो है वो लाई करता है 0 और 90 के बीच। तो हमें ये वैल्यू बतानी है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि यहाँ पर या तो आप दोनों को कॉस में या साइन में चेंज करके सॉल्व करो, ठीक है, या मैं ये कह देता हूँ कि देखो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच का है, तो कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसको यहाँ पर, सॉरी, थीटा की कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसको हमें यहाँ पर पुट करने से 2 मिल जाए। ठीक है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। अब इसके लिए सारे वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 0 तो नहीं रख सकते हम, यहाँ से 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, या 60 रख सकते हैं, लेकिन हमें वही थीटा की वैल्यू रखनी है जिससे वैल्यू रूट में ना आए, क्योंकि ये रूट में नहीं है। तो देखो थीटा में आप अगर कॉस थीटा में देखते हो तो 30 पे रूट तो आएगा ही आएगा, 45 में भी रूट आएगा, 60 में रूट नहीं आएगा। ठीक है, कॉस 60 में क्या होता है, रूट नहीं आता है, तो हम 60 डिग्री को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। चेक कर लो कि क्या ये 60 डिग्री पे वेरीफाई होगा।
तो ये 6 बनेगा और 60 डिग्री पे ये 1/4 बन जाएगा, स्क्वायर है तो, और प्लस ये कितना बनेगा 1/2। तो ये 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, 3 और 1, ये 4/2 आ रहा है, बेसिकली 2 आ जा रहा है, यानी कि 60 डिग्री अपना सही है। तो हम 60 डिग्री यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देखो कॉसेक 60 डिग्री साइन 60 का उल्टा होगा, यानी कि 2 बन जाएगा, सीधी सी बात है। 2/√3, सॉरी √3/2 होता है ना साइन। कॉट थीटा कॉट 60 कितना होता है 1/√3, तो ये बेसिकली √3 कॉट 60। कॉट 60 कितना होता है tan 60 √3 होता है, तो कॉट 60 1/√3 बनेगा ना, सॉरी उसका उल्टा बनेगा, दिस इज 1/√3 एंड tan 60 तो अब √3 ही बनेगा, सीधी सी बात है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। सबको अगर ऐड करोगे, सॉरी एलसीएम ले लोगे, तो ये √3 बनेगा। या इसको भी एक बार चेक कर लें हम। देखो इससे अच्छा है जब ऑप्शन में √3 नहीं है ना, नीचे किसी के भी डिनोमिनेटर में √3 नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली ये तो पूरा ओवरऑल आपका 3 बन जाएगा। तो देखो 3 और 1 4 और 2 6, ऊपर 6 बन गया और नीचे √3, तो ये कितना देगा आपको 2√3। इसको रेशनलाइज करोगे तो ये अपना आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लो, अब ये आ चुका है आपके सीजीएल में, सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, सीजीएल प्री की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी सीजीएल मेंस में, ठीक है। जो सीजीएल में 3 फरवरी का पेपर है, आप जा करके चेक कर लो, सीजीएल मेंस 3 फेब 2022 का जो पेपर था मैथ्स का, ठीक है। मैंने खुद इसको अपने यूट्यूब एनके मैथ्स पे सॉल्व करा रखा है, ठीक है। आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एबी की वैल्यू 20, बीसी ये सारे गिवन है, बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया गया और इस तरह से प्रोड्यूस किया गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, तो सीडी की लेंथ बतानी है। देखो पहले ट्रायंगल एबीसी है, तो मैं एक ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर बना देता हूँ। ये लेट से ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, ठीक है। इसमें अपने पास ये ए हो गया, दिस इज बी एंड ये सी। अब कह रहा है यहाँ से कि बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया है, तो बीसी को हम डी तक प्रोड्यूस कर देते हैं। ये प्रोड्यूस कर दिया मैंने, ठीक है। और ये कितना बन गया हमारे पास, ये डी बन गया। अब ये कह रहा है कि अब इसको मिला देते हैं हम, ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब इसका क्या कहना है कि जो ट्रायंगल डी ए बी है, डी ए और बी, ठीक है। देखो ट्रायंगल डी ए बी दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए और सी, सॉरी डी सी ए, डी सी ए। सिमिलरिटी मैंने करा रखा है, आप जा करके आप, सॉरी सिमिलरिटी मैंने ऐसे तो नहीं कराया है लेकिन पेड कोर्स में कराया है, और ऐसे आपको समझना है तो आप जरूर से सीजीएल मेंस वाला पेपर जा करके देख लीजिए इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पर सिमिलरिटी हमें अप्लाई कैसे करना है, देखो पहले तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, या वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, चलो फिर भी लिख लेते हैं। बीसी की वैल्यू 7 है, ये 7 हो गई। एसी की वैल्यू 15 है, तो ये अपने पास 15 हो गई। और ए बी की वैल्यू कितनी है 20, ए बी की वैल्यू अपने पास 20 हो गई। और सी डी बतानी है, तो सी डी को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। एक समय बताना है, इसको चाहो तो आप वाई रख लो या आप ए डी ही छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर सिमिलरिटी, अगर ये सिमिलर है तो डी ए अपॉन डी सी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डी ए यानी कि ए डी अपॉन का डी सी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा फिर से, तो आप बोलोगे कि अब आगे इसको हम लिखेंगे ये ए बी अपॉन सी ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज ए बी अपॉन सी ए। और आगे क्या लिखोगे आप, बी डी और अपॉन ए डी, ठीक है। दिस इज बी डी अपॉन ए डी। अब इसमें वैल्यू पुट करो, आप बोलोगे ए डी बाई डी सी है, तो ए डी को हमने वाई ले रखा है और डी सी को हमने एक्स ले रखा है, ठीक है। और फिर कह रहा है ए बी बाई सी ए, तो ए बी कितना है अपने पास, दिस इज 20, और सी ए कितना है, दिस इज 15। और लास्ट है बी डी बाई ए डी, तो ए डी अपना वाई है और बी डी कितना है यहाँ पर 7 प्लस एक्स। बी डी देखो यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो ये 7 प्लस एक्स बन जाएगा। अब बस इसे सॉल्व करके और हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले y की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि y कैलकुलेट कर, या y की वैल्यू निकाल के दोनों जगह सेम कर देते हैं। जैसे देखो इस इक्वेशन से अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहो यहाँ से, तो आप बोलोगे कि y की वैल्यू कितना आएगा अपने पास 20x अपॉन 15। और अगर इस दोनों से y की वैल्यू आप निकालो तो ये कितना आएगा अपने पास 20 इंटू का 7 प्लस एक्स बाई 15। सही, एक मिनट 20x बाई 15। ऐसे तो फिर ये इनवैलिड आने लगा क्योंकि x ही कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। एक मिनट, कुछ तो गलत हो रहा है। अच्छा बी डी ऊपर था, सॉरी हमने क्या किया यहाँ पर वैल्यू गलत पुट कर दिया, ये वाली सॉरी। देखो क्या था हमारे पास, बी डी को ऊपर लिखना था, यानी कि यहाँ 7 प्लस एक्स हमें ऊपर लिखना है और अपॉन का y होगा, ठीक है। तो दोनों जगह से अब हम y की वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं। देखो इसमें से मैंने y की वैल्यू तो निकाला ही था अभी,
यहाँ से y की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगा 20x/15। और अगर यहाँ से लास्ट के दो जो इक्वेशन है यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 15 और इंटू 7 प्लस x/20। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर लो, जो भी इसमें कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर लो। तो अगर आप कैंसिल आउट करना चाहते हो तो देखो ये कैसे कैंसिल आउट होगा। यहाँ से हम 5 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 3 पच्चे 15 हो जाएगा और ये अपने पास बच गया 4 पच्चे 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 20 चौके 80 और 15 तिया 45x। 80x में से 45x जाएगा तो हमारे पास 35x रह जाएगा। एंड राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास, 15 तिया 45 और गुना का 7। तो ये 7 पच्चे 35 और 5 नीम 45 कटेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो 9 अपना आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ 2010 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड सी इज 3:5 एंड द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ सी एंड ए इज 4:9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी। ए और सी के बीच के शेयर का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो आपको इनको कंबाइन करना पड़ेगा, इनका रेशियो सीधी सी बात है। ठीक है, रेशियो कंबाइन करने से क्या मतलब है कि यहाँ पर हमें एक ही बार ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़ेगा, कितना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो पहला रेशियो हमारे पास आप कहोगे कि बी और सी के लिए रेशियो गिवन है हमारे पास कितना है, वो है 3 और 5 का। ठीक है, सी कॉमन है तो हमने ये गलत ही लिख दिया, इसको ऐसे लिखना चाहिए था हमें। ठीक है, बी रेशियो सी और रेशियो ए। ठीक है, अब देखो बी सी का रेशियो पहले कितना है 3 और 5 का है, तो ये हमने 3 5 लिख दिया। फिर सी ए का रेशियो 4 9 है, तो ये हमने 4 9 लिख दिया। अगर कंबाइंड करोगे तो कैसे कंबाइंड करते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 लिख लो, तो ये 4 तिया 12 हो गया, 5 चौके 20 और ये 5 पच्चे 25। अब हमसे ए और सी का गैप पूछ रहा है, तो ए और सी का गैप कितने का है 5 का, तो अल्टीमेटली हमें 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। और कैसे निकालेंगे आप यहाँ से चेक कर लो, आप ये बोलोगे कि देखो टोटल वैल्यू जो है यहाँ से टोटल कितना आ रहा है हमारा, तो टोटल अगर आप ऐड करोगे तो 20 और 25 होगा 45 और 12 कितना हो जाएगा 57। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में टोटल वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर देखो आप 23 और 10। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बेसिकली ये 2310 बन रहा है। तो ये 3 टाइम्स कट रहा है, आप देख लो 7 तिया 21 और 5, एक मिनट 3 टाइम्स तो नहीं कटा, ये 19 से कटेगा, 19 एक बार में, तो 4 1 19 से भी नहीं कटा, कुछ गलत तो नहीं हमने ऐड कर लिया। 20 20 40 और 10 50 और ये 7 57, सही ही ऐड किया है हमने। तो बी सी का रेशियो 3 5 था, अच्छा 4 9 था, सॉरी यहाँ पे 4 9 है बेसिकली, तो ये वैल्यू भी गलत आ गई। ठीक है, यहाँ पे अगर ये 9 है तो ये आएगा अपने पास 45। ठीक है, 4 9 था बेसिकली, तो ये 45 आएगा अपना। सी और ए का रेशियो हमने लिखा है, बी और सी का पहले 3 5 लिखा था और फिर सी और ए का लिख दिया हमने 4 9। ठीक है, तो अब सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 2 और 5 हटा दे तो 40 और 20 60 और 10 70 और 7 71 बन गया, 77 सॉरी। अब ये 3 टाइम्स कट रहा है तो 1 की वैल्यू 30 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, 150 अपना आंसर होगा। यार अभी भी गलत हो गया क्या ये, अच्छा अब ये चेंज हो गया ना, अब ये 25 का गैप आ गया, 25, तो ये 25 3 जा कितना हो गया 25 या 75, तो ये 750 बनेगा बेसिकली। तो ये अपना आंसर होगा। अपने पास डी आई का है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ मोटरसाइकिल्स इन 2020 एज कम्पेयर टू दैट इन 19 इज बिलो 15% फॉर द डीलर। कौन सा ऐसा डीलर है भाई जिसका जो मोटरसाइकिल का जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो कह रहा है कि जो 2020 में जितना इंक्रीज हुआ है उसकी तुलना में जो 2019 में हो वो 15% कम हो। ठीक है, 2020 में मोटरसाइकिलों की बिक्री में हुई प्रतिशत जो है प्रतिशत वृद्धि यानी कि इंक्रीज, वो 19 की तुलना में 15% से कम कहाँ पर है। ठीक है, 15% से कम इन द सेंस कि 14% हो जाए, 13% हो जाए, 12% हो जाए ये। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर अब सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं। देखो ये जो है ये अपने पास ऑप्शन है। ठीक है, तो ए है, डी है, ई है और बी है, तो इन्हीं को हम चेक करते हैं। पहले मैं ए की चेक करूं कि क्या ए में जो इंक्रीज हो रहा है वो 15% से कम है। ठीक है, देखो ए में कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर देखोगे कि ए जो है ये 19 का है। ठीक है, ब्लू वाला, और जो आपका ये है ऑरेंज टाइप का ये है 20 का। तो आपको देखना है कि 19 से 20 में जाने पर 15% से कम इंक्रीज कहाँ हुआ है। तो आप देखो एक पहले वाले में 200 से 240 हो गया, तो ये 20% का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन तो हमें तो 15% से कम का चाहिए।
200 पे 40 बढ़ा है तो 100 पे 20 बढ़ा होगा, तो 20% वाला तो आंसर नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं किसको, ऑप्शन डी को। तो डी कहाँ पर है, ये वाला है। यहाँ पर चेक करो कितना इंक्रीज हुआ है, तो 300 पर 60 बढ़ा है, तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, 20। ये भी 20% ही बढ़ा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ई की बात करते हैं हम। ई में आप देखो, ई यहाँ पर है 350 से 400 हो गया, यानी कि ये कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया, कितने से, 350 से, और इंटू का 100। तो ये 7 टाइम्स कट गया, और 100/7 किसके बराबर होता है, 14 2/7%। तो ये बेसिकली 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये 15% से कम है, तो ई वाला अपना आंसर होगा। ठीक है, ई वाला ही आंसर होगा यहाँ पर, डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ए एंड बी इज द सेम। आर्टिकल ए इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24% एंड आर्टिकल बी इज सोल्ड फॉर 270 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ द नेट प्रॉफिट बाय सेलिंग बोथ द आर्टिकल्स इज 12% देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। बी का हमसे विक्रय मूल्य पूछ दिया। देखो सबसे पहली बात कि इसमें कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि दो अपने पास ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं ए और बी, दोनों का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो सेम है। ए को बेचा जाता है 24% के लॉस पर, और बी को बेचा जाता है ए के सेलिंग प्राइस से 270 रुपए अधिक में। और ये कह रहा है कि दोनों को बेचने से ओवरऑल 12% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो कह रहा है कि बताओ कि सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस क्या है, यही बात है। अब देखो इसको आप डायरेक्ट चाहो तो परसेंटेज और रेशियो का यूज करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर एलिगेशन यूज कर लो तो थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एलिगेशन ही यूज कर लेता हूँ, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है ना। देखो एलिगेशन कैसे यूज होगा, ए को 24% के लॉस पर बेचा गया है, तो मैं ए के लिए लिख रहा हूँ, ये माइनस का 24% हो गया। बी का तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमें मालूम है कि 12% का प्रॉफिट हुआ, तो ये 12% बन गया। ये वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम है। ठीक है, और फाइनली जो कॉस्ट प्राइस है उनका रेशियो तो 1:1 का होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए सेम है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो ये 1 और 1 का रेशियो बनाएगा। अब इनका गैप बताओ कितना है, ये माइनस में है तो बेसिकली एड हो जाएगा, यानी कि इनका गैप 36 का बन गया। तो एक की वैल्यू 36 है, तो ये 1 की वैल्यू भी 36 होगी। और देखो अगर ये वैल्यू छोटी है 12 से, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, और कितना ज्यादा होगा, 36 ज्यादा होगा 12 से। तो अगर 12 में 36 आप ऐड करोगे देन दिस इज 48। तो 48% का, देखो अब ये प्लस में आ रहा है, यानी कि यहाँ प्रॉफिट मिला है, बी को बेचा गया है 48% के प्रॉफिट पर। और वैसे भी आप सोच सकते हो कि ए को अगर लॉस में ही बेचा गया है और ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, तो बी को इसका मतलब प्रॉफिट पर बेचा गया होगा। ठीक है, तभी तो प्रॉफिट होगा ना ओवरऑल, क्योंकि ए तो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन में हमने ये निकाल लिया कि ए की सेलिंग प्राइस जो है, ए को बेचा गया है वो 24% के लॉस पर, बी को बेचा गया 48% के प्रॉफिट पर। लेकिन क्वेश्चन में ये बात लिखा है कि दोनों के सेलिंग प्राइस में जो गैप है वो 270 का गैप है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का गैप देखें, यानी कि माइनस का 24 और 48, इसका गैप देखो तो ये कितने का गैप बना रहा है, 72 का बना रहा है ना, 8 4 12 4 2 6 1 7, 72% का गैप हो रहा है। बेसिकली माइनस में है तो वो एड ही होगा। इसने कहा क्या है कि ए से जो बी का विक्रय मूल्य है वो 270 रुपए अधिक है। ठीक है, 270 रुपीज मोर देन दैट ऑफ ए। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें कि देखो ए को अगर ये 24 लॉस में बेचा है और बी को 48 प्लस में बेचा है, तो इन दोनों में गैप कितने का आएगा, यानी कि दूसरा वाला जो है वो पहले से कितना ज्यादा है, तो 72 ज्यादा है, माइनस होने के कारण ये ऐड हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये 270 एक्स्ट्रा था, और हमें बताना है बी का सेलिंग प्राइस। तो बी का सेलिंग प्राइस यहाँ से देख लो, अगर बी को 48% के प्रॉफिट पर बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस इसका 148% बनेगा। तो हमें बेसिकली 148% की वैल्यू बतानी है। अगर कुछ हद तक देखें तो आप इसका अगर डबल करो तो ये 144 बनेगा, यानी कि इसके डबल से कुछ ज्यादा है, तो अपना आंसर भी इसके डबल से कुछ ज्यादा होगा। इसका डबल होगा 540, तो 540 से थोड़ा सा ऊपर होगा, जो कि ये अपना आंसर होगा। ठीक है, और वैसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम चेक नहीं करें, क्योंकि इसमें रॉन्ग होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि 582 से ये ऑप्शन डी जो है वो भी थोड़ा ऊपर दिख रहा है। तो हम इसको कैंसिल आउट करके निकाल लेते हैं कितना बनेगा। देखो 9 से कैंसिल होगा ना, सीधी सी बात है, 9 से आप काटोगे तो ये 9 से 3 टाइम्स, और ये 9 से 8 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, अब 8 को हम इतना कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलोगे कि अगर 8 से काटना है, ये 8 से कटेगा, 8 एक बार में 8 से कटेगा ही नहीं, तो अभी 4 दूना 8 कर लेते हैं, और ये 15 दूना 30। अब ये 4 से तो कट जाएगा ना, 4 से देखो कितनी बार में कटेगा, तो आप बोलोगे कि 4 तिया 12, इसको काट लो, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 37 टाइम्स कट रहा है, तो ये भी 37 टाइम्स होगा। और 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 15 सत्ते 105 और 15 तिया 45 और 10 55, यानी कि पहला वाला ही सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पैटर्न तो याद ही होगा आप लोगों को, बहुत बार सीजीएल मेंस और सीपीओ में बहुत रिपीट हुआ है, वो हद से ज्यादा रिपीट हो गया है सीपीओ में, सॉरी सीपीओ में और सीजीएल मेंस में।
क्योंकि मैंने पेपर डायरेक्ट सारे कराए हुए हैं अपने यूट्यूब पर, आप जा करके देख सकते हो। अगर आप एसएससी जैसे पेपर की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर्स का सोल्यूशन जरूर देखो, और मेरे चैनल पर आपको एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वह टफ पेपर हो या इजी पेपर हो, सबको मैंने सॉल्व किया है, टॉपिक वाइज भी और शिफ्ट वाइज भी। आप जा करके जरूर चेक कीजिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको सीजीएल प्री के लिए अलग मिलेगा सोल्यूशन पूरा, सीजीएल मेंस के लिए अलग मिल जाएगा आपका, और वो भी लेटेस्ट पेपर और प्रीवियस जो पुराने पेपर्स हैं वो भी। ऐसे ही सीएचएसएल का आपको अलग मिल जाएगा, एमटीएस का मिल जाएगा आपको, और सिलेक्शन पोस्ट का मैं कर ही रहा हूँ, सीपीओ का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एसएससी के लगभग सारे पेपर्स मैंने सॉल्व कर रखे हैं, आप जा करके जरूर से देखिए। अब ये डायरेक्ट मुझे याद है, मैंने कई बार करा दिया है इसको। जब देखो ये पावर 4 वाली वैल्यू गिवन है और ये माइनस वाली वैल्यू गिवन है, तो अगर हम यहाँ से प्लस वाली निकालें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो हम 7 से इसको बस डिवाइड करते थे। 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और देखो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, यही हमें कैलकुलेट करना है ना। और आपको पता है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हम दोनों को ऐड करके हाफ करते हैं, तो 7 और 3 10 का आधा 5 हो जाएगा। और वैसे ही एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके आधा कर देते हैं, तो 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 का आधा 2 होगा। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसके जगह पर कितना आ जाएगा 5, और नीचे इसके जगह पर कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक डीलर है, वो क्या करता है 40% ज्यादा मार्क कर देता है कॉस्ट प्राइस से अपने आर्टिकल पर, ठीक है। और ये कह रहा है कि जब बेच रहा है तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वो प्रोवाइड कराता है 15% एंड 25% का, जिससे कि उसे 43 रुपीज का लॉस हो जाता है, तो मार्क प्राइस बताना है। अब एक बात समझो, अगर मैं ये मान लूँ कि जो सीपी है वो 100 है, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 40% एक्स्ट्रा होगा, तो एमपी अपने पास 140 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि 15% और 25% का डिस्काउंट है, तो आप बोलोगे 140 था। 15% का डिस्काउंट होगा तो 85/100 बनेगा, और 25% का डिस्काउंट होगा तो 25% मीन्स 1/4, तो ये 3/4 बचेगा। बेसिकली डिस्काउंट है, कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका 5 2 जा और ये 7 2 जा, और ये 5 से कट जाएगा अपने पास 17 टाइम्स। तो ये कितना बन गया बेसिकली हमारे पास, आप देख लो, ये बन गया हमारे पास 7 और मल्टीप्लाइड बाई 17 इंटू 3/4, ये बच गया। और हमें ये कह रहा है कि उसे 43 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, इसको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 सतह 119 या कितना हो गया, 19 या 57 और 3 एकम 3, 357/4। अब देखो खरीदा था कितने में, 100 में, बेच रहा है 357/4 में, तो लॉस कितने का हो गया। इसके लिए आप 100 में से 357 माइनस अपॉन 4 को माइनस करो, तो ये 400 में से 357 माइनस करोगे तो 43/4 आ रहा है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 43 दे रखा है। 43 से 43 कट गया तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, और हमें एमआरपी बताना था, यानी कि 140 की वैल्यू, तो ये 14 चौके 56, यानी कि 560 रुपए अपने आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैक इज इन द स्पेस ऑफ अ रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंसेस आर 880 मीटर एंड 10-12 मीटर, ठीक है। ये अपने पास दोनों, अच्छा देखो ये अगर दिया हुआ है तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना अपने पास। अब इसमें ये पूछ रहा है कि एरिया बताओ। अगर आपने कभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़ा हो तो ये वही बात है कि ये एक ट्रैक हो गया, इसके चारों तरफ एक और सर्कल बना दो। 1 मिनट रुको, कुछ ज़्यादा ही फिगर बन गया इसमें। चलो इसके चारों तरफ मैं पेन से खुद से ही ड्रॉ कर देता हूँ, एक अंदर अंदर ही। ये हो गया अपने पास इसके अंदर वाला ट्रैक। अब ये क्या कह रहा है कि इसका एरिया बताओ, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये एरिया बताना है, ठीक है। अब ये एरिया आपको पता होगा कि ये एरिया बेसिकली क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर हमें निकालना पड़ेगा। देखो ये परिधि है, तो आपको पता है कि अगर सरकमफ्रेंस 44 होता है तो रेडियस कितना बनता है, 7 बनता है। लेकिन यहाँ सरकमफ्रेंस कितना है आपके पास, 880 है, इसका 20 टाइम्स है ना, तो रेडियस भी इसका 20 टाइम्स बनेगा, यानी कि 140 रेडियस बन गया, ठीक है। तो ये स्मॉलर रेडियस बना, यानी कि आर की वैल्यू जो इंटरनल रेडियस है वो 140 हो गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेडियस के लिए आप देखो ये जो है, अब फिर से हम वही करते हैं कि देखो अगर ये 44 होता तो जो रेडियस बनता वो 7 बनता, लेकिन ये कितना है अपने पास 1012 है। तो ये काट करके चेक कर लो जरा, कैंसिल आउट होगा क्या। अगर हम 11 से काटते हैं तो ये 11 से कटेगा, 11 9 99, 11 दूना 22, और ये 23 चौके 92, 23 बन रहा है एक्जैक्टली, ठीक है। तो ये 23 गुना 7 आएगा, ठीक है, 23 इंटू 7, तो 7 तियाँ 21 और 2 तियाँ 6 और
7 है ना, बेसिकली ये 7 है, ठीक है। तो 7 7 जा 49 और 7 दूना 14 और 4 18। तो बेसिकली जो कैपिटल आर आ गया अपने पास, कैपिटल आर मुझे लगता है कि हमने गलत ले लिया शायद, एक बार चेक करना पड़ेगा, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ हमने मल्टीप्लाई सही किया क्या। इससे 23 टाइम्स कटा था ये, ठीक है। 23 चौके 92 और 23 चौके 92 और 9, ठीक है। तो 23 को 7 से हमें गुना करना है ना, बेसिकली 27 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ कि देखिए जो कैपिटल आर होगा ये होगा अपने पास, दिस इज कैपिटल आर 23 इंटू 7। तो ये 7 तियाँ 21, 7 दुना 14 और 2 16, ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू रख लो, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का भी केस है, तो एक बार इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, 140 और 160 300 बनेगा। तो ये अपने पास बेसिकली 301 बन गया। तो ये आ गया 301 और इंटू का तो दूसरा वैल्यू बनेगा इनका गैप। इनका गैप कितने का है तो आप बोलोगे 21 का, ठीक है। अब इनको कैंसिल आउट कर लो, 7 से कट जाएगा, 7 तियाँ 21। तो अगर मैं यूनिट डिजिट ही चेक करूं तो देखो ये 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 किस ऑप्शन में है, इस वाले में, यूनिट डिजिट विल बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको ये गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 5/3 है। तो ये वैल्यू बतानी है और ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम थीटा की वैल्यू ही यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन आप जिस तरीके से देख रहे हो तो हमें यहाँ पर हिट एंड ट्रायल आजमाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा बेसिकली और कुछ नहीं। अगर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर लूँ तो इन दोनों को एक बार ऐड करूंगा और एक बार माइनस करूंगा। ऐड करेंगे तो tan कट जाएगा और आपके पास सेक बचेगा, और माइनस करेंगे तो सेक कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा, tan थीटा। राइट साइड में भी यही करना है, ऐड करके ऊपर लिखना है और माइनस करके नीचे। तो 5 और 3 8 ऊपर आ जाएगा और 5 में से 3 जाएगा 2। तो ये 2 चौके 8 आ गया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सेक थीटा जो आ गया दिस इज 4 tan थीटा के बराबर आ गया। अब सेक थीटा की वैल्यू को मैं 1/cos थीटा लिख देता हूँ और ये हो गया 4, और इसको मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई, यानी कि P ये हो गया, ये H हो गया। तो B की वैल्यू क्या होगी, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 में से एक जाएगा तो 15। B की वैल्यू अपने पास 15 आ गई। अब जो आपसे पूछ रहा है वो आप कैलकुलेट कर लो। आपसे ये कह रहा है कॉसेक थीटा बताओ, तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होगा, तो ये 4/1 बन गया। प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा, B/H। तो ये √15/H की वैल्यू कितनी थी, 4। और प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, B/P। तो B है अपने पास √15 और बाई P कितना है, 1। तो ये कितना बन गया अपने पास, 4 चौके 16 और 4 √5। देखो ये 16 बना प्लस √5 बना और प्लस 4 √5 और अपॉन कितना बना 4। तो ये 16 और 5 √5 बन गया ना, 16 और 5 √5। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि 16 के साथ 5 √5 इसी में है और किसी में नहीं, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ABC, BCA एंड CAB इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। देखो ये मैंने नंबर सिस्टम में पेड कोर्स में तो अपने करा रखा है, जो ले रखा होगा उसको पता होगा कि ये किससे डिवाइड होगा, 37 से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कि अभी मैं थ्योरी से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं पहला नंबर ये ले लूँ कि ये 1 2 और 3 है, तो आप बोलोगे कि देखो 1 2 3 का मतलब ए 1 की वैल्यू हो गई, या फिर ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। तो ये 1 2 3। नेक्स्ट टाइम में आपको बी सी ए लिखना है, तो आप बोलोगे कि बी के जगह पर 2 रख लो, सी के जगह पर 3 रख लो और ए के जगह पर 1। और सी ए बी, तो सी ए बी में पहले आप सी रखोगे यानी कि 3, फिर ए रखोगे और फिर बी रखोगे। ये बनेगा। सबको ऐड करके चेक कर लो ये किससे डिवाइड हो रहा है। या अगर इसमें ये भी नहीं कह रहा है कि देखो ये ए बी सी सेम है कि नहीं, अगर सेम आप रख देते 1 1 1 तो ये डायरेक्ट ही आपको पता चल जाता है कि ये 37 से कटेगा, क्योंकि 1 1 1 जो होता है ये 37 इंटू 3 होता है, ठीक है। और 37 इंटू 3 के साथ अब अगर जिस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वही 3 टाइम्स रिपीट होता है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली 4 4 4 बनेगा। इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 6 6 बनेगा। इसको यहाँ पर ऐड करो, देखो ये कितना ऐड करके आएगा आपका, इनको ऐड करोगे तो ये 6 6 6 ही आएगा। तो 6 6 अगर तीनों नंबर सेम है, तीनों डिजिट सेम है, तो ये डेफिनेटली 37 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। ये कितना बनेगा, 37 इंटू 3 इंटू 6 बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टेन अमाउंट्स टू रेट इतना इन 4 ईयर्स एट 10% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 3:2/5 ईयर्स एट द सेम रेट एट सिंपल इंटरेस्ट। पहले जब चक्रवृद्धि ब्याज लगती है तो ये 4 साल में 10% के रेट से जो अमाउंट बना है वो इतना बना है।
सेकेंड केस में हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मैं परसेंटेज रूल का यूज कर रहा हूँ। परसेंटेज में 10% के लिए आपको पता है कि 4 ईयर्स का जो CI बनता है वो कितना होगा। देखो 2 साल का 21 बनता है, तो 21 का वो आप 2 बार निकाल लो, 21 दूना 42 और 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, तो 42 और 4 46.41%। तो 4 साल में 46.41% बनता है। तो आपको जो वैल्यू गिवन है ये एक्चुअली में अमाउंट है। तो 46.41% अगर CI है तो अमाउंट कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 100 ऐड कर लो, तो ये 146.41% की वैल्यू आपको दे दी 146 और 41। बिल्कुल कटता हुआ ही नजर आ रहा है, बताओ। अब आगे हमें निकालना किसको है, तो आप बोलेंगे दोस्त कि हमें बताना है कि 3:2/5 ईयर में साधारण ब्याज कितना होगा, रेट सेम है तो SI कितना बनेगा बताओ। SI होता है R इंटू टी, तो R तो हमारे पास 10 है और T कितना हो गया 3 × 15 और 2 17/5, 5 दूना 10 17 दूना 34% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 34% अब क्या हो गया, ये SI है तो यहाँ पर अमाउंट कितना बनेगा 134% बनेगा। इसकी वैल्यू गिवन है तो 134% की वैल्यू बतानी है। अब आप देख लो ये कितना टाइम्स हुआ है, तो आप बोलोगे 100 टाइम्स है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये पॉइंट हटेगा और ये इतना आएगा, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 134 पर 2 जीरो, बस ऑप्शन ए सही होगा। देखो डिजिट्स ही मैच कर लो, डिजिट्स तो सारे सेम ही है, तो यहाँ पे डिजिट्स 1 3 4 ही आएगा, बस तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आई थिंक। यहाँ पर आपको फिर से DI का क्वेश्चन मिला है। ठीक है, ये कह रहा है कि देखो जो कंट्री है वो ABC, ठीक है, ABC जो कंट्री है वो 2015 से और 19 तक का यहाँ पर आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको आयात को दर्शा रहा है और ये निर्यात को। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ABC इन 15, 17 एंड 18 आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम 15 to 18, और ये भी लगभग में आपको बताना है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा होगा आपको। देखो तो हमें क्या करना है, पहले औसत निर्यात निकालना है किसके लिए, 15, 17 और 18 के लिए। तो 15, 17, 18 के लिए अगर आप एक्सपोर्ट का देखोगे कि परसेंटेज सॉरी एवरेज क्या बन रहा है, तो आप देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए ये वाला कलर है, ये एक्सपोर्ट है और ये अपना इंपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट में आपको 15, 17 और 18 का चाहिए। 15, 17, 18 का हम निर्यात जोड़ लेते हैं। देखो 15 में कितना है, ये 150, यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ। 15 का कितना है 150, फिर 17 का चाहिए तो 17 में कितना है 200 अपने पास, और फिर चाहिए हमारे पास 18 में, तो 18 में कितना है 280 है। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा, हमें एवरेज बताना है तो सबका सम अपॉन 3। ठीक है, तो देखो इनको अगर जोड़ ले तो ये 448 बनेगा, 16 3 48 160, और ये 3 से 50 बार में कटेगा, तो इसी में बेसिकली 50 ऐड कर लो, 16 और 5 21, यानी कि 210 एवरेज आ गया अपने पास। ठीक है, इसका एवरेज 210 आ गया। अब हमें लास्ट में क्या बताना था, 15 से 18 तक का टोटल आयात, ठीक है, यानी कि टोटल इंपोर्ट। तो टोटल इंपोर्ट जोड़ो अब 15 से लेकर के और 18 तक का, यानी कि लगभग सबको ऐड करना है 19 वाला छोड़ के। ठीक है, चलो देखो इंपोर्ट जोड़ना है, यहाँ पर 180 है, यहाँ पर ये 200 है, यहाँ पर 250 है, यहाँ पर 320 है, सबको ऐड करना है। तो पहले मैं 320 में क्या करता हूँ, 180 को जोड़ लेता हूँ, और 3 और 1 400 और 1 500 बन गया ये। ठीक है, और इनको अलग जोड़ लेता हूँ तो ये 450 आ गया, तो 500 और 450 950 आ गया। तो ये 210 जो है ये 950 का कितना परसेंट है यही बताना है, तो हम लिख लेते हैं 210 अपॉन 95 और 0 और इंटू का 100। ये कैंसिल आउट करना है आपको, 0 से 0 कट गया, 19 पीछे 95 और 20 पीछे 100, तो ये 21 दूना 42 420/19 आ रहा है। ठीक है, अब ये वाले आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो लिखे गए हैं, दीज आर द ऑप्शंस है। अब 19 से अगर डिवाइड करोगे तो 19 दूना 38 और 4 जीरो आएगा, तो फिर से 19 दूना 38, और पॉइंट कितना बचेगा हमारे पास 2, तो 19 एक बार में, तो 22.1% अराउंड आ रहा है आपका। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है ये अपना सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टू डू अ सर्टेन वर्क ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 15 days, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 10 days, सी अलोन कैन डू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वर्क। ठीक है, काफी घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं आजकल SSC वाले क्वेश्चन में, जिससे बच्चा देख के डर जाए, लेकिन हमें डरना नहीं, करना है। ओके, स्टार्ट करें। इससे पहले हम लिख लेते हैं कि ये ए है अपने पास और ये बी है। देखो एफिशिएंसी का क्या रोल है, तो आप बोलोगे एफिशिएंसी ए की जो है वो 40% एक्स्ट्रा है। 40% एक्स्ट्रा का मतलब कि एक 100 होगा तो दूसरा 140 होगा, और अगर 20 से काट दें तो 7 और 5 का रेशियो बनेगा, 20 से हमने कैंसिल आउट किया, तो ए की एफिशिएंसी अगर 7 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। और ये कह रहा है कि दोनों मिलकर वर्क को 15 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं, तो अगर ए और बी दोनों वर्क करें तो 15 दिन में काम कर देंगे, और इन दोनों का जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो है 12।
तो यहाँ से आप टोटल वर्क तो लिख सकते हो कि टोटल वर्क जो हो गया वो 15 को 12 से गुना कर लो, 15 और 12 को गुना करोगे तो 180 यूनिट का टोटल वर्क है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो 180 यूनिट में इसका ये कहना है कि ए ने वर्क शुरू किया और 15 डेज बाद वो वर्क को लेफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ए अगर 15 दिन काम किया है बताओ, तो ये एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, तो 15 दिन में 105 यूनिट का काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो काम बचा है उसमें से बी और सी मिलकर 10 दिन में करते हैं, यानी कि बी भी 10 दिन के, देखो हमसे लास्ट में बस सी का पूछ रहा है तो बी का और ए का हम माइनस कर देते हैं। ए ने 15 दिन तक काम किया, 7 के हिसाब से वो 105 यूनिट का काम कर दिया। बी ने 10 दिन तक काम किया है तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में 50 यूनिट का काम कर देगा। तो कितना काम हो गया, देखो यहां से लेकर यहां तक 155 काम हो गया, तो अब जो 25 यूनिट का काम रह गया, और 25 यूनिट का काम जो सी है वो 10 दिन में करता है, 10 डेज में। तो पर डे सी कितना काम किया, तो आप बोलोगे पर डे, अच्छा पर डे भी निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम यहाँ पर बस इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 से, तो 5 गुना 10, 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट का वर्क कर रहा है। और कितना काम लेना है, तो आप बोलोगे कि 1/3 काम कराना था, यहाँ पर 1/3 काम, टोटल काम 180 था, इसका 1/3 कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दो, 60 यूनिट का वर्क कराना था। तो अगर देखो इस 5 यूनिट को 60 आप बनाना चाहते हो तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 दूना 24, यानी कि 24 दिन लगेंगे इसको। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास एवरेज का है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन्स इन अ ग्रुप इज 76 kg if 15 persons with average weight 72 kg join the group or 5 person with average weight 84 kg leave the group, the average weight of the persons in the group in both cases is the same, how many persons were there in the group initially। देखो ये कह रहा है कि भाई पहले से तो जो एवरेज है ग्रुप का वो 76 kg का है, अगर 72 kg वाले 15 लोग आ जाएं या 84 kg वाले 5 लोग चले जाएं ग्रुप को छोड़कर, तो दोनों ही केस में जो बचे हुए लोगों का एवरेज रहता है वो सेम आ जाता है, ठीक है। तो शुरू में कितने लोग थे, अगर मैं ये मान लूँ कि शुरू में जो टोटल पर्सन थे वो एक्स थे, अगर मैं उनका नंबर मान लूँ कि एक्स है, तो आप बोलोगे कि एक काम करते हैं, देखो पहले केस में कितना जो डेविएशन होगा एवरेज में कितना चेंज आएगा, तो आप बोलोगे कि देखो 76 था, एक्चुअली में जो एवरेज था वो 76 था, लेकिन जो आ रहे हैं वो 72 kg वाले आ रहे हैं, तो ये 4 kg कम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एक आदमी के कारण 4 kg कम होगा, तो 15 व्यक्ति टोटल आए हैं, तो 15 के कारण 15 इंटू 4 की कमी आएगी। सेकेंड केस में देखो 84 वाले जा रहे हैं, देखो जाना चाहिए था 76 लेकर के, लेकिन वो 84 लेके चले गए, तो कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि 12 ज्यादा लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। अगर 12 ज्यादा लेकर के जा रहे हैं, 12 नहीं 6, 4 और 4 8, 8 ज्यादा लेके जा रहे हैं ना, 84 और 76 में 8 का गैप है, तो 8 वो एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, तो उनके जाने से जो एवरेज में कमी आएगी वो 8 की आएगी एक व्यक्ति के लिए, लेकिन 5% जा रहे हैं तो 8 5 जा, यानी कि स्टार्टिंग में तो 60 की कमी हो रही है टोटल एवरेज में नहीं, टोटल में, ठीक है। सम में हम ये कह रहे हैं जो बचे लोग होंगे, जो बचे लोग होंगे उनकी टोटल जो एज का सम आएगा उसमें 60 का कमी आएगा, और सेकंड केस में 40 का कमी आएगा, लेकिन एवरेज दोनों केस में सेम है। तो अगर एवरेज सेम है तो इन ये जो हमारे पास बच रहा है ये सम बच रहा है, तो इसको एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए नंबर से डिवाइड करना होगा, तो हम डिवाइड कर देते हैं। देखो जब 60 की कमी आती है तो कितने लोग हैं यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि x लोग स्टार्टिंग से थे और 15 लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये x प्लस 15 बन गया। सेकेंड केस में जब 40 की कमी आती है तो लोग कितने रह गए हैं, स्टार्टिंग में x थे और 5 चले जा रहे हैं, यानी कि x माइनस 5 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ये 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, और ये आएगा 2x और प्लस का 30, और ये आएगा 3x और माइनस का 15, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो ये अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, और कोशिश करिए कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर पाएँ। अगर आपके पास इसका पीडीएफ नहीं है तो आप पीडीएफ जा करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम एनके मैथ्स और नंदू कुमार, आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है इसमें कि ए एंड बी रन्स ऑन अ सर्कुलर पथ ऑफ पेरीमीटर 1200 मीटर, 1200 मीटर इसका पेरीमीटर है, ये जो वृत्ताकार पथ है इसका, ठीक है। यानी कि पूरा एक बार आप एक चक्कर लगाओगे, एक राउंड मारोगे तो 1200 मीटर की दूरी कवर कर लोगे। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि एट डिफरेंट स्पीड्स, यानी कि ए और बी इस पर चक्कर लगाते हैं अलग अलग स्पीड से, 1200 मीटर की टोटल डिस्टेंस है,
इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही प्लेस से दोनों चलना शुरू करते हैं एक ही टाइम पर, बट रन ऑन सॉरी इन अपोजिट डायरेक्शन, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 मिनट्स, इफ द स्पीड ऑफ बी इज 10.8 देन स्पीड ऑफ ए। देखो ये कह रहा है कि दोनों किसी एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। मान लो हम ये कह लेते हैं कि दोनों जो हैं वो पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं, ए इधर भागता है और बी इधर भागता है, तो दोनों कहीं पर आकर के मिलते हैं और 3 मिनट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर 3 मिनट में मिलते हैं तो आपको रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्पीड निकालूं, देखो जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो आपको पता है स्पीड को ऐड करते हैं, तो मैं ए की स्पीड को ए ही रहने देता हूँ और बी की स्पीड को मैं ले लेता हूँ कि ये 10.8 हो गया, और इक्वल टू स्पीड इक्वल टू दूरी बटा समय यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो 1200 है। ठीक है, एंड टाइम कितना है 3 मिनट का, 3 मिनट में ये मिल जाते हैं। तो 3 मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करूं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो हमें आंसर चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो इसको 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। अब काट लो, देखो ये 6 यहाँ 18 से ये 18 कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, 24 बचे 120, 24 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 24 माइनस 10.8, तो यूनिट डिजिट 0.2 बनेगा लास्ट डिजिट, तो ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पाई चार्ट का आ गया डीआई से। ये कह रहा है कि पाई चार्ट जो है वो 2020 में जो इंस्टीट्यूट PQRS&T है, यहाँ से जो एनुअल एग्जाम है उसमें जो प्रेजेंट होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये डिवाइड करके दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वो भी डिग्री में। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग वो सेट किया है आपको इस पाई चार्ट में। ठीक है, अब जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसमें एग्जाम में उपस्थित हुए हैं यानी कि प्रेजेंट हुए हैं वो कितना है 3000। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट QST exceeds the number of students who appeared from institute R by x, the value of x lies between। देखो लाइज बिटवीन पूछ के बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि हमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ानी है, आप ऑप्शन के थ्रू नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं है। पहले हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, कहाँ से कहाँ तक का। देखो एवरेज चाहिए हमें किसका किसका, क्यू एस और टी का, तो क्यू एस टी का एवरेज निकाल दो, ये क्यू है, ये एस है और ये टी है, इनको ऐड कर लो। अगर आप ऐड करते हो तो 8 4 12 का 2, 6 2 8 4 12 और 1 13 का 3 और 8 8 16 और 5 21 और 1 22, इतना बन गया। ये तो सम हो गया, लेकिन एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 लोग हैं। अगर इसको डिवाइड कर दे तो 3 सत्ते 21 और 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 74.4 आ गया। और ये कह रहा है कि ये आर वाले से कितना अधिक है ये बताना है। आर वाला कितना है, आर वाला 72 है, तो देखो 72 से ये कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि 2.4 ज्यादा है, तो 2.4 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। आपको पता है कि ओवरऑल कितना होता है, एक सर्कल में 360 डिग्री बनता है और 360 डिग्री के लिए टोटल जो वैल्यू है यहाँ पर, टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट जो है वो 3000 है। तो 360 की वैल्यू अगर 3000 है तो हमें 2.4 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, पॉइंट से हम ये जीरो काट देते हैं और इस जीरो से आप इस जीरो को काट दो और 3 से इसको काट दो 12 बार में, तो 12 की वैल्यू बेसिकली कितना बच रहा है 10। अब 12 दूना 24 ये डबल होगा तो ये 10 भी डबल होगा, 10 दूना 20 यानी कि 20 अपना आंसर आएगा। तो 20 किसके किसके बीच में है आप देख लो, 20 जो है वो 18 और 22 के बीच में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कैलकुलेटिव आपको लग सकता है। क्वेश्चन क्या है कि अ सम ऑफ रेट 6300 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 11:10 and the ratio of the shares of B and D is 8:9। if C receives rate 1560, then what is the difference between the shares of A and B। वेरी गुड। देखो सबसे पहली बात इसने क्या दिया, इसने ये कहा है कि ए और डी का जो कंबाइंड शेयर है, ए और डी का कंबाइंड शेयर का जो रेशियो है वो बी और सी के साथ कंबाइंड शेयर के साथ दिया हुआ है, तो बी प्लस सी के साथ आपको दिया हुआ है कितना 11/10। सेकेंड स्टेप में आपको कह रहा है सेकेंड केस में कि बी और डी का जो रेशियो है वो आपको 8 और 9 का दे रखा है, और लास्ट में आपको सी की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 1560। तो हमसे ए माइनस बी पूछ रहा है, यानी कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले मैं देखो कैसे शुरू करता हूँ, यहाँ से मैं निकालता हूँ कि देखो यहाँ से टोटल वैल्यू जो बनेगा वो 10 और 11 21 बनेगा, लेकिन सवाल में ये कितना है 6300 है। तो अगर 21 की वैल्यू 6300 है तो ये 300 गुना हो रहा है, तो ये भी 300 गुना होगा और ये भी 300 गुना होगा, यानी कि ये 11 यहाँ 3300 बनेगा और ये कितना बन जाएगा 3000।
तो आप ये बोल सकते हो यहाँ से कि देखो ए प्लस डी की जो वैल्यू आ गई वो 3300 आ गई, ठीक है। और जो बी प्लस सी है ये वैल्यू अपने पास कितना बन गया 3000। अब अगर बी प्लस सी हमारे पास 3000 है और आपको पता है कि सी का वैल्यू कितना है 1560, तो यहाँ से बी का वैल्यू आप लिख सकते हो कि ये आ गया 3000 और माइनस का 1560, तो ये आ जाएगा अपने पास 40 और 29 में से 15 जाएगा तो 14। तो बेसिकली बी की वैल्यू आ गई 1440। अब बी की वैल्यू अगर 1440 है तो हम यहाँ पर आते हैं कि देखो बी की वैल्यू तो 8 थी, इसकी वैल्यू 1440 दे रखा है, तो 9 की वैल्यू निकालो डी के लिए। तो ये कितना गुना हो रहा है आप देखो, अगर आप ये चेक करो तो आप बोलोगे कि ये 8 एक बार में, फिर आ जाएगा अपने पास कितना 6 और 4 8 8 64, 180 गुना हो रहा है। तो इसको भी 180 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 नवा 162, तो ये 1620 आ गया। अब डी की वैल्यू बेसिकली 1620 आ गई। अगर डी 1620 आ गया तो यहाँ से हम ए की वैल्यू लिख सकते हैं कि देखो ए की जो वैल्यू है वो 3300 और माइनस 1620 कर लो, क्योंकि 1620 डी की वैल्यू है। माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 12 में से 6 जाएगा 6 और ये 1, 1680 आ गया ए की वैल्यू। तो हमें बेसिकली ए माइनस बी बताना था, तो आप यहाँ से देख लो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1680 और बी की वैल्यू कितनी थी 1440, माइनस करो तो ये 40 आ जाएगा और ये 2 तो 240 आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव शायद आपको लग जाए, लेकिन क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं। क्वेश्चन देखिए आपको गिवन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इज 40, एक्स वाई इक्वल टू 4, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 27y³। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से अलजेब्रा का जो पेड वीडियो है उसमें बता रखा है कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट वाले पे फोकस करना है। एक्स और वाई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट 4 आ जाए, तो आप बोलेंगे कि 2 इंटू 2 हो सकता है। तो अगर मैं x को 2 ले लूं और y को भी 2 ले लूं तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ये वाला इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है 2 पे। तो अगर आप x की जगह पर 2 रखोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और ये बनेगा 9 चौके 36 और 36 और 4 40 बन जा रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है बिल्कुल सही है। हम x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को 2 ले सकते हैं। अब यहाँ पे पुट कर दो, 2 का क्यूब 8 बनेगा और प्लस ये 27 और ये y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब ये भी 8 बनेगा। 8 कॉमन ले लें तो ये 27 और 1 28 बन जाएगा। तो ये 8 8 64 यानी कि लास्ट में 4। देख लो यूनिट डिजिट कहाँ पे 4 है, ऑप्शन बी। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है तो ऑप्शन बी अपना सही होगा। तो अभी लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आज का। आपको बोला गया है इसमें कि अ शॉपकीपर फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% एबव इट कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ 100, तो उसने कितना उस पर एमआरपी लिख दिया 120 लिख दिया, ठीक है, 20% एक्स्ट्रा लिख दिया। अब क्या कह रहा है इसमें, देखो अगर वो सीपी में 20% बढ़ा ले सीपी को और जो अंकित मूल्य है वो 16% बढ़ा ले, ठीक है। अंकित मूल्य से हमारा क्या लेना देना है दोस्त, यहाँ पर जो मार्क प्राइस है उसको 16% बढ़ा ले तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो इसको अगर वो बढ़ाएगा 20%, ठीक है, एक काम करते हैं हम इसको 0 बढ़ा लेते हैं एक एक। इसको 20% बढ़ाएगा तो ये 1200 बन जाएगा। इसको 16% बढ़ाएगा तो 12 गुना में 16 बनेगा, यानी कि 192 ये बढ़ेगा, ठीक है। तो 192 का ही फायदा होगा अब, ठीक है। अंकित मूल्य 192 बढ़ा दिया और यहाँ पर देखो एसपी का बात नहीं किया है तो हम मान के चल रहे हैं कि एसपी 192 ही बढ़ेगा, यानी कि जितना मार्क प्राइस है उतने में ही बेच रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कोई अलग नहीं है। तो अगर 1200 में खरीद के और 192 के फायदे में बेचेगा तो कितने परसेंट का फायदा हो गया, 192 बटा 1200 और गुना का 100, ये 100 से ये कट जाएगा और 12 से ये 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। 12 एक बार में और 12 छक 72, तो 16% अपना आंसर आएगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा सबको थैंक यू और बाय। आप कमेंट करके जाना और लाइक करके जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।